सो वी विल बिगिन विद केमिकल रिएक्शंस, जो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो मेरे ख्याल से तो ये चैप्टर आपका अभी शुरू होगा। तो आज हम इसमें से एक पर्टिकुलर टॉपिक को पिकअप करेंगे और ऐसे ही 4-5-6 टॉपिक्स हैं। तो इन 3-4 क्लासेस वी शुड बी एबल टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स इन दिस चैप्टर। तो बेटा पहले मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल सी एक्टिविटी बताता हूँ, क्योंकि साइंस तो एक्टिविटीज़ के थ्रू ही एनसीईआरटी कहती है आप करें। तो ये मान लो मेरे पास किसी वॉच ग्लास में या छोटी सी कटोरी में, कांच की कटोरी में सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट, और इसमें सपोज हमारे पास पानी है। ठीक है, दिस इज़ वाटर। तो प्योर वाटर ले लो आप और प्योर सोडियम क्लोराइड ले लो। ये तो कॉमन चीज़ें हैं, हालांकि प्योर फॉर्म में ही आपको मिल जाए आसानी से, ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर मैं सोडियम क्लोराइड जो मैंने लिया है, थोड़ा सा ही नमक लिया है, ज़्यादा नहीं, अगर मैं थोड़ा सा नमक लेकर इस पानी में डिज़ोल्व कर दूं या इस पानी में डाल दूं तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। आपको मालूम है ना डिज़ोल्व होने का मतलब? अभी तो ये सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है आपको, और वाटर तो ऑब्वियसली लिक्विड ही है। तो अगर मैं इस सॉलिड को इस लिक्विड में डाल दूंगा तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे, अगर ये पूरा का पूरा घुल जाए, अगर ये पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाए, तो आपको सोडियम क्लोराइड दिखना बंद हो जाएगा। इसमें नहीं, पानी में सोडियम क्लोराइड दिखना बंद हो जाएगा, बिकॉज वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो डिज़ोल्व होने का मतलब 9th क्लास में सिखाते हैं कि जो सॉलिड है, मान लो ये नमक का एक दाना है, तो ये नमक का एक दाना बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इसके अंदर रहता है। और अगर आप इस पानी को पी लोगे तो आपको पता है कि नमकीन पानी आपको मिलेगा, तो वो नमक वाला पानी है। तो इसमें ऐसा नहीं कि कुछ आपने सोडियम क्लोराइड और पानी को मिक्स किया, तो ऐसा नहीं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो जाएगा और कोई नई चीज़ बन जाएगी। जैसे हमने कैसे डिफाइन करते हैं केमिकल रिएक्शन को? Chemical reaction means older substances react to form new substance, and the new substance have different properties as compared to older substances. तो यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे केवल एक मिक्सचर बनेगा। कई बार लोगों को बोलो इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा इन दोनों के बीच में, ये सॉलिड था और ये लिक्विड था, तो बच्चे कुछ कुछ लिख देते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, जो आपका सोडियम क्लोराइड है, अगर आपको नहीं मालूम, वैसे मैं बता चुका हूँ, ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। सोडियम और क्लोरीन के बीच में जब रिएक्शन होता है तो सोडियम का जो मेटल होने की वजह से वो पॉजिटिव आयन बनाता है, और जो क्लोरीन है वो नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन मतलब नॉन मेटल होने की वजह से नेगेटिव आयन्स बनाता है। तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बन जाएगा जो सोडियम के एटम लूज कर रहा है। तो हमारे पास ये कंपाउंड बनता है जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, और इसमें आयंस होते हैं। तो जब हम इसको पानी में डालते हैं सोडियम क्लोराइड को, तो जो आयंस होते हैं वो सॉलिड सोडियम क्लोराइड के एक दाने में तो आयंस चिपके होते हैं, एक छोटे से दाने में भी मिलियंस ऑफ आयंस होंगे। ये सोडियम क्लोराइड का, इसको हम बोलते हैं ये स्ट्रक्चर है, या फिर ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो नमक के एक दाने में कितने सोडियम और क्लोराइड, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस होंगे? मिलियंस, ट्रिलियंस, आप ये बोल सकते हो। ये आपका क्लोराइड आयन है और ये आपका सोडियम आयन है। ठीक है, तो ये आपस में चिपके हुए हैं, एक पूरा जाल बना रहे हैं, एक पूरा नेटवर्क बना रहे हैं। और आप इसमें ये नहीं कह सकते कि देखो ये NaCl है, ठीक है, क्योंकि ये Na तो ये है और Cl भी ये है। ठीक है, लेकिन ये NaCl इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दूसरों से भी कनेक्ट है। तो बस जब हम सोडियम क्लोराइड को NaCl लिखते हैं तो इसका मतलब केवल ये होता है कि इस जाल में, इस केज लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, इसमें एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है। रेगुलर पैटर्न मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी सोडियम और कोई भी क्लोराइड आयन कहीं भी आ गया, इनके बीच में डिस्टेंस फिक्स होता ही है। ठीक है, तो एक रेगुलर अरेंजमेंट है यहाँ पे। तो ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। इसमें सब आयन्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। और जब मैं नमक को NaCl बोलता हूँ तो उसका मतलब केवल ये होता है कि इसमें सोडियम आयन्स यानी कि ऐसे वाले आयन्स और ऐसे वाले आयन्स, और क्लोराइड आयन्स यानी कि ऐसे वाले आयन्स की जो रेशो है, काउंट करें तो वो 1:1 रेशो में होते हैं। तभी यहाँ पे Na2 नहीं लगा हुआ। अगर Na2 होता तो इसका मतलब 2 सोडियम और 1 क्लोरीन रेशो वो बनती। ठीक है, जैसे अगर MgCl2 है, MgCl2 का भी इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। अभी यहाँ ऐसा सेम तो नहीं, लेकिन कुछ अलग हो सकता है इससे। तो MgCl2 का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें Mg आयंस और क्लोराइड आयंस की रेशो 1:2 है। फॉर 1 Mg देयर आर 2 क्लोराइड आयंस। तो चलो, जब हम इस नमक को पानी में डालते हैं तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर बिखर जाता है, टूट जाता है, बिकॉज पानी में डालने के बाद, इसको पानी में डालने के बाद जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, नहीं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर,
पानी में डालने के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाती है, उसकी वजह से ये केज लाइक स्ट्रक्चर टूट जाता है, ठीक है। और उसी को हम बोलते हैं कि नमक जो है वो पानी में डिसॉल्व हो गया। तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन फिर अलग अलग हो जाएंगे। जब ये पानी में घुस जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दे विल बिकम सेपरेटेड। ये स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, ढांचा नहीं रहेगा। तो पानी में डालने के बाद हम ऐसे करते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग हो गए। और यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा है, Na+AQ डॉट। तो जिन बच्चों को नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता देता हूँ। जब मैं सोडियम आयन के साथ ऐसे AQ डॉट लिखता हूँ तो AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब है जो सोडियम आयन है वो पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी का मॉलिक्यूल रफली हम दिखाएं तो ऐसा होता है। ये जो बीच में है ये ऑक्सीजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है। तो रफली ऐसा हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल होता है। तो सोडियम का आयन पानी में जाने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद, ये सोडियम का अगर आयन है तो इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल साइड। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल से सब ओर से सराउंडेड हो जाता है तो इसको हम एक्वस लिखते हैं। ऐसे क्लोराइड आयन भी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल साइड। तो मतलब क्या कि नमक को पानी में डालने के बाद कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, बस ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग हो गए। और अगर मैं इसको इवेपोरेट कर दूंगा, इसमें से मिक्सचर बनाने के बाद मैं पानी को इवेपोरेट कर दूंगा, तो ये दोनों आयन्स वापस से चिपक जाएंगे और कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बनता है, तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। अंडरस्टूड? सो दिस इज ये हम करते हैं। तो अब जो मैं ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो मिक्सिंग ऑफ NaCl एंड वाटर, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, इट इज अ फिजिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज, नो न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। तो देन हम ये पूछते हैं कि भाई केमिकल चेंज होगा तो हमें कैसे पता चल रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ। अगर केमिकल रिएक्शन होता है कहीं भी, हाउ विल वी नो कि केमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड। तो आज के लेक्चर का यही टॉपिक है कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे पता चलता है। तो इस टॉपिक की हेडिंग बनती है इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, केमिकल रिएक्शन हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, हुआ है, ये हमें कैसे पता चलता है। हाउ डू वी नो अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो इसके बारे में आपकी बुक में और जनरली 10th क्लास की बुक में जो दिया होता है, NCERT की बुक में भी ऐसे दिया, हमने थोड़ा सा उसको बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में आपको दे दिया यहाँ पर। तो ये सब जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए, ये सब इंडिकेटर्स हैं केमिकल रिएक्शन के। मतलब कई बार जब केमिकल रिएक्शन होता है तो आपको दिखता है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, मतलब कोई गैस बनती हुई दिखती है आपको। अब आप देखो गैस इटसेल्फ तो कई बार हमें नहीं दिखती, नहीं, क्योंकि गैसेस कैन बी इनविजिबल। कई बार गैसेस में कलर होते हैं। अभी हम आज देखेंगे कुछ ऐसी गैसेस केमिकल रिएक्शन में बनेंगी जिनमें कलर है, वो तो आपको दिख जाएंगी। कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जिनकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, ठीक है। जैसे कि एक गैस है जिसकी स्मेल बहुत ही तेज़ है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हम बोलते हैं कि इस गैस की स्मेल रोटन एग्स के जैसी स्मेल होती है। फिर कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो कि जिनकी स्मेल अगर आप नहीं भी कहें तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब स्मेल वाली गैसेस होती हैं जो नाक में बहुत चढ़ती हैं, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ये दो गैसेस हैं जो जिनको हम बोलते हैं बहुत पंजेंट, जो बहुत तेज़ नाक के अंदर आपको बाइट करती हैं एक तरीके से, ठीक है। तो लेकिन कुछ ऐसी गैसेस भी बनती हैं जैसे हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में बनेगा तो फिर आपको इनकी स्मेल तो होती नहीं है, ना ये कलर होता है इनमें, तो हमें कैसे पता चलता है ये बने हैं। तो कई बार तो ये पानी में बनती हैं, तो पानी में बनते हैं तो कई बार आपको बबल्स दिख जाते हैं, ठीक है। लेकिन और भी इनके टेस्ट होते हैं, इनके और भी टेस्ट होते हैं, तो हम पढ़ेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज तो हमें ये पढ़ना है कि हमें कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुआ, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो आप इनको याद कर लेंगे अभी आज, ठीक है। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फिर कलर चेंज। कई बार केमिकल रिएक्शन होता है तो अलग अलग तरीके के कलर चेंजेस होते हैं, ठीक है। फिर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था केमिस्ट्री में एक रिएक्शन। प्रेसिपिटेट ये होता है कि जब कोई रिएक्शन, मान लो आपके पास एक कंटेनर में कोई लिक्विड सब्सटेंस है या लिक्विड फेज में मान लो हमने, ठीक है, बेरियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है वाइट कलर का, जैसे कि कॉमन सॉल्ट देखने का होता है वैसी होता है वो पाउडर फॉर्म में। उसको अगर हम पानी में डिसॉल्व कर दें तो पानी में घुल जाएगा। मर्क्यूरी
या लेड है आपका, ठीक है, या सिल्वर है, इनके क्लोराइड छोड़ के मोस्ट ऑफ द क्लोराइड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो बेरियम क्लोराइड इसमें हमें जिसकी बात करनी है वो यहाँ पे वाटर में सॉल्युबल है। तो बेरियम क्लोराइड आप पानी में डालोगे तो वो घुल जाएगा। और फिर इसी तरीके से आपके पास एक दूसरा कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। ये भी पानी में सॉल्युबल होता है, तो इसको भी आप पानी में डिजोल्व कर लो। अब अगर मैं इस सोडियम सल्फेट को इसके अंदर डाल दूं, बेरियम क्लोराइड के अंदर, तो ये दोनों क्लियर लिक्विड्स, क्लियर मतलब जैसे पानी देखो ना, पानी ट्रांसपेरेंट होता है तो उसको बोलते हैं क्लियर। अगर उसमें गंदगी नहीं है तो बिल्कुल क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साफ। तो ये भी क्लियर लिक्विड है, ये भी क्लियर लिक्विड है। इसमें बेरियम क्लोराइड डिजोल्व है, इसमें सोडियम सल्फेट डिजोल्व है। ये भी एक्वस, क्योंकि ये भी पानी में सॉल्युबल है, ठीक है। तो सारे सल्फेट्स भी सॉल्युबल नहीं होते, सोडियम सल्फेट सॉल्युबल है पानी में। तो जब हम इसको मिक्स करते हैं इन दोनों को, मान लो सोडियम सल्फेट को हम बेरियम क्लोराइड में डाल दें या इसको उसमें डाल दें, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर जहाँ पे आप इनको मिक्स कर रहे हो तो वहाँ पे बिल्कुल वाइटनेस सी आपको कुछ दिखती है, और यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज़ बनती है जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो अभी हम इसको देखेंगे। तो जब पानी में, यानी पानी का मतलब है लिक्विड फेज, लिक्विड स्टेट को हम लिक्विड फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो लिक्विड फेज में केमिकल रिएक्शन होगा, हम ये बोलते हैं लिक्विड फेज में केमिकल रिएक्शन होगा। और लिक्विड फेज में केमिकल रिएक्शन होने से एक सॉलिड बनेगा जो कि लिक्विड में यानी कि पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो जब कोई ऐसा सॉलिड बनता है जो कि लिक्विड फेज से बाहर आ जाता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि प्रेसिपिटेट बना है, ठीक है, वी कॉल इट एज प्रेसिपिटेट, ठीक है। कई बार केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज होता है। अब इसका एग्जांपल तो आप रोज देखते हो, जब आप अपने गैस के बर्नर पे, ये मान लो आपकी गैस का बर्नर है और आप बर्नर को ऑन करते हो, ऑन करने के बाद आप लाइटर से इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे आग लग जाती है। तो जो ये आग लगी हुई है आपके बर्नर पे, वहाँ एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आपकी जो LPG है, ठीक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स का मिक्सचर होती है LPG। और इनकी क्या खास, जैसे डीजल क्या है, वो भी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, पेट्रोल क्या है, वो भी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। और जहाँ पे हमें डीजल और पेट्रोल मिलता है, मतलब पेट्रोलियम मिलता है, वहीं पे जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है वहीं से गैस भी निकलती रहती है, जो कि जिसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस। और इस नेचुरल गैस से ही आप लोगों को मालूम है कि CNG बनाते हैं, जो कि व्हीकल्स में यूज़ होती है। थोड़ी बहुत इसकी सफाई करेंगे इसके अंदर, इसको सही फॉर्म में लेके आएंगे। तो नेचुरल गैस इज़ द गैस विच ऑटोमेटिकली कम्स आउट नियर द ऑयल वेल्स, जहाँ से पेट्रोलियम को निकालते हैं। तो LPG जो आपकी है वो हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, और हाइड्रोकार्बन्स आर एनर्जी रिच कंपाउंड्स, उनमें एनर्जी होती है। और जब हम इन हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं, बर्न मीन्स बर्निंग ऑफ एनीथिंग मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो देन लॉट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट। यहाँ पे बहुत सारी गर्म एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सो। एक्सो मीन्स आउट, थर्मिक मीन्स, थर्मिक इज रिलेटेड टू हीट, द वर्ड थर्मिक इज, तो हीट का बाहर निकलना। ऐसी कुछ रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं। अब इसमें जो हीट निकलती है बाहर, वो कहाँ जाती है, वो आसपास के मीडियम, मतलब आसपास क्या है, एयर है, तो आसपास की हवा गर्म हो जाएगी। और अगर आपने कोई बर्तन इसके ऊपर रखा हुआ है तो हवा गर्म होगी, तो वो जो बर्तन है उसके अंदर भी वो हवा टकराएगी और गर्मी लेके जाएगी। तो मतलब कई बार केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी चेंजेस को देखा जाता है। तो मतलब जो हम बोलते हैं इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फिर चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट मीन्स पहले आपके पास सिर्फ लिक्विड्स थे और अब सॉलिड बन गया। तो ये जो प्रेसिपिटेट का बनना है ये भी एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ही है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन और भी होते हैं जिनमें चेंज ऑफ स्टेट होता है। जैसे कई बार क्या हो सकता है, कई बार दो गैसेस आपस में रिएक्ट कर सकती हैं। जैसे कि एक बड़ा ही कॉमन एग्जांपल और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है अमोनिया गैस। ये अमोनिया गैस है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। तो इनके बीच में इनके एक ना लंबी सी ट्यूब में एक तरफ से अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है, एक तरफ से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को छोड़ा जाता है। और ये दोनों गैसेस ट्यूब में जहाँ पे मिलती हैं आपस में, वहाँ पर सॉलिड बन जाता है। तो मतलब गैसेस के बीच में रिएक्शन से, ठीक है, आप स्मोक में कुछ सॉलिड देख सकते हो और जो सॉलिड वहाँ पे दिखता है वो अमोनियम क्लोराइड होता है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट ये दो गैसेस एक लंबी सी ट्यूब में एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ एक्सपेरिमेंट। तो चेंज ऑफ स्टेट कई बार हमें केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। हम और भी एग्जांपल देखेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है चेंज ऑफ स्टेट का। सो हाउ मेनी पॉइंट्स, सो अ केमिकल रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय these five important changes और observations। ये 5 important observations बताती हैं
कलर के चेंजेस, अब कलर के चेंजेस क्या है अभी हम देखेंगे कलर के चेंजेस कैसे दिखते हैं। तो आपकी बुक में इन सब के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो मैं अभी आपको इनके एग्जाम्पल्स देने लगा हूँ नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम देखें एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो दो बड़े कॉमन एक्सपेरिमेंट्स जो कि आपके नोट्स में भी दिए हुए हैं, 9 से आप पढ़ते हैं। रेस्टिंग ऑफ आयरन, नहीं सबको मालूम है कि अगर हमने एक शाइनी हार्ड रॉड ऑफ आयरन को अपने घर की छत पे रख दिया तो वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या बनता है, Fe2O3 और हाइड्रेटेड Fe2O3, इसमें मैंने .XH2O लगाए हैं क्योंकि इट इज़ वेरिएबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो नई चीज़ बनी है, इसको हम रस्ट बोलते हैं। एंड इट इज़ रेडिश ब्राउन एंड सॉफ्ट, ठीक है, इट इज़ नॉट हार्ड एट ऑल। तो इससे इस रिएक्शन की वजह से जो आयरन का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ का लॉस होता है। नहीं, आयरन तो हार्ड था, उसका बना हुआ ऑब्जेक्ट भी हार्ड था, जैसे कोई ब्रिज हो सकता है, ब्रिज में आयरन यूज हो सकता है। तो वहाँ पे यदि ये रिएक्शन होता है तो जो रस्ट बनता है विच इज़ रेडिश ब्राउन सॉफ्ट पाउडरी सब्सटेंस, सॉफ्ट पाउडरी सब्सटेंस विच इज़ नॉट वेरी हार्ड, सो दिस कैन कॉज, तो मतलब इसमें आयरन की डिजायरेबल प्रॉपर्टीज का लॉस होता है। देयर इज अ लॉस ऑफ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन। व्हाट डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, एक तो ये शाइनी होता है, अब शाइनी नहीं रहेगा, ये डल लुकिंग होता है रस्ट, ठीक है। दूसरा ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब ये एक एग्जांपल है, इसमें तो खैर कुछ एवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं हुई है, तो लेकिन इसमें देखो रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मार्बल में और चौक में होता है। तो अगर मैं एक छोटा सा मार्बल का पीस ये इस ट्यूब में मान लो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl डाइल्यूट, ठीक है। तो स्कूल लैब्स में डाइल्यूट एसिड ही हमें देते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, क्योंकि जो दूसरा एसिड होता है कॉन्सेंट्रेटेड। देखो डाइल्यूट का मतलब है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें पानी बहुत सा है और एसिड जो है वो कम है, ठीक है। फिर बाद में हम एग्जैक्टली समझेंगे डाइल्यूट का मतलब क्या है। अगर किसी एसिड के साथ, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ CONC स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स उसमें एसिड काफ़ी ज़्यादा है और ये डेंजरस हो सकता है, आपको ग्लव्स वगैरह पहन के इसके साथ काम करना पड़ता है। तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में डाइल्यूट एसिड से ही हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इसकी हमें बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ती है एकेडमिक पर्पज़ के लिए। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी के मुकाबले एसिड काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा है तो ये डाइल्यूट है। तो ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में देखो क्या होता है, एक तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड मैंने बताया क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं, तो जब इस रिएक्शन में कैल्शियम क्लोराइड बनेगा तो वैसे तो कैल्शियम क्लोराइड एक वाइट कलर का पाउडर होता है, वैसे तो कैल्शियम क्लोराइड जैसे सोडियम क्लोराइड वाइट कलर का पाउडर होता है, लेकिन जब ये उत्पन्न ही पानी में हुआ है, जब बना ही ये, इसमें तो पहले से पानी था, ये सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, इसमें हमने मार्बल ला के डाल दिया। तो जब ये रिएक्शन में जब ये बना पानी में, तो ये क्या बना, ये ऑलरेडी डिजॉल्व है, मतलब ये इस फॉर्म में बनता है पानी में। ये जब पानी में बनता है तो ये इस फॉर्म में बनता है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड इन द डिजॉल्व स्टेट, कैन यू अंडरस्टैंड दैट। तो जब इसमें कैल्शियम क्लोराइड बनेगा पानी में तो ये ऑलरेडी कैल्शियम आयंस Ca2+ और Cl-2 एक्वस फॉर्म में बनेगा पानी में। कैल्शियम क्लोराइड इज ऑलरेडी इन द डिजॉल्व स्टेट। बाकी इस रिएक्शन में वाटर बनेगा, ठीक है, इस प्रोसेस में। और यहाँ पे आपको जब आप ये मार्बल चिप इसमें डाल दोगे तो बुलबुले दिखेंगे, बबल्स दिखेंगे। अब वो बबल्स कौन सी गैस है, तो बबल्स यूजली इंडिकेट एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो जब गैस बनती है किसी केमिकल रिएक्शन में तो उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ यूजली या तो G लगाते हैं या फिर हम कई बार किसी गैस के साथ ऐसे दिखाते हैं। और जब कोई प्रेसिपिटेट बनता है किसी रिएक्शन में, जैसे कि यहाँ पर जब किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, सॉलिड बनता है, जैसे कि यहाँ पे जब रिएक्शन होगा BaCl2 + Na2SO4, तो ये भी डिजॉल्व है तो एक्वस, ये भी डिजॉल्व है तो एक्वस, ठीक है। लेकिन इनके बीच में रिएक्शन से बेरियम सल्फेट बनता है जो कि एक वाइट कलर का सॉलिड होता है। तो ये प्रेसिपिटेट है, ये लिक्विड फेज में डिजॉल्व नहीं होता। और यहाँ पे NaCl बनता है, वो एक्वस है, क्योंकि जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो BaSO4 के साथ जुड़ जाएगा, बेरियम आयन सल्फेट आयन के साथ जुड़ जाएगा। पर जो ये बेरियम सल्फेट बनता है, दिस इज बेरियम सल्फेट, यू कैन मेक योर नोट्स, इट इज़ नॉट सॉल्युबल। तो जब सॉल्युबल चीज़ नहीं बनती है तो उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। कई बार प्रेसिपिटेट के साथ S लगाते हैं और कई बार ऐसे डाउनवर्ड एरो। तो डाउनवर्ड एरो अगेंस्ट अ प्रोडक्ट,
किसी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स है ना इस रिएक्शन के, NaCl और BaSO4। BaSO4 क्या है? बेरियम सल्फेट। तो थोड़ा सा एफर्ट करिए बेटा आप लोग, ठीक है, इनके नाम सबके याद करिए। तो ये रिएक्शन तो 9th क्लास में भी है। NaCl तो डिजोल्व हो जाएगा, है ना, जब ये बनेगा प्रोडक्ट, इट इज NaCl नॉट Cl2। NaCl इज ऑलरेडी फॉर्म्ड इन द डिजोल्व स्टेट, तो इसके साथ हम एक्वस लिखेंगे, क्योंकि जब ये यहाँ पे बना है तो ये इस फॉर्म में बना है, Na प्लस Cl माइनस, गॉट इट, ये बने हैं पानी में, ठीक है, दिस इज व्हाट इज फॉर्म्ड। तो चलो एवोल्यूशन ऑफ अ गैस का एग्जांपल हमने देखा, यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ अ गैस हुई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो, तो आपके एनसीईआरटी की बुक में जहाँ पे चैप्टर शुरू होता है वहाँ पे सबसे पहले आपको ये कुछ छोटी मोटी ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, जैसे कि मिल्क लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। सबको पता है कि इससे हमारा दूध फट जाएगा, हिंदी में हम बोलते हैं कि दूध फट जाएगा। फटता क्यों है? अंग्रेजी में हम बोलते हैं, इंग्लिश में कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो वाई डज कर्डलिंग ऑफ मिल्क टेक प्लेस? बिकॉज उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, है ना, देर आर बैक्टीरिया, देर कैन बी डिफरेंट बैक्टीरिया विच कॉज सम चेंजेस। तो वो मिल्क के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस कॉज करते हैं, मिल्क के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस कॉज करते हैं। उस मिल्क के अंदर लैक्टोस होता है, वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शंस करके, तो उसकी वजह से मिल्क जो है वो अनफिट फॉर कंजम्पशन भी बन सकता है। जैसे दही जमती है उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन वो उसमें जो दही के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए इतना हार्मफुल नहीं होते। लेकिन जब कोई मिल्क को आप ओपन में गर्मी में छोड़ देते हैं तो उसमें कुछ अलग टाइप के बैक्टीरिया उसमें कर्डलिंग कॉज कर सकते हैं, और उससे वो कुछ ऐसी उस मिल्क के अंदर केमिकल रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं जिससे कुछ हमारे लिए हार्मफुल या पॉइजनस चीज़ें भी मिल्क के अंदर बन जाएं और वो कर्डलिंग हो जाए, तो उसको फिर डिस्कार्ड करना पड़ता है मिल्क को। और आयरन तवा, पैन, नेल को अगर हम ओपन में ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो उसकी रस्टिंग हो जाती है, ये भी आपको मालूम है। ये भी दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, तो ये भी ग्रेप्स की जो फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन से आपको मालूम है जैसे कई बार ग्रेप्स गल जाते हैं आपके घर में, वो भी फर्मेंटेशन का ही एग्जाम्पल है। कई बार ग्रेप्स को इंटेंशनली फर्मेंटेशन की जाती है, इंटेंशनली, जैसे वाइन्स वगैरह बनाने के लिए। तो जब ग्रेप्स की फर्मेंटेशन करते हैं तो उसमें भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो कुछ केमिकल, फूड इज कुक्ड, इसमें भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आपने गैस को जलाया है तो वही केमिकल रिएक्शन हो रहा है गैस के बर्नर के ऊपर। फूड को जो हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर भी केमिकल चेंजेस होते हैं गर्म करने की वजह से। फूड की डाइजेशन के अंदर हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन आप लोगों को मालूम है, रेस्पिरेशन इज़ नॉट जस्ट ब्रीदिंग, बट हमारी बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल्स को, है ना, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मान लो हम कुछ मॉलिक्यूल जैसे C6H12O6, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है। तो मतलब केमिकल रिएक्शंस के द्वारा रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज। तो ये आपको याद रखना है। तो अब देखो, हम आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए उनको 1 बाय 1 कंसिडर करेंगे। ये जो इसमें बनाया है ये एक कॉनिकल फ्लास्क है और इसमें ये जो छोटे छोटे टुकड़े डाले हुए यहाँ पे सॉलिड के, ये सॉलिड, ये जिंक के टुकड़े हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स मीन्स छोटे छोटे पीसेस। लैब में इसकी अवेलेबिलिटी होती है बॉटल्स में। और यहाँ पे हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, डाइल्यूट एसिड ही लेंगे, मैंने आपको बताया। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 और इसकी हम डाइल्यूट फॉर्म लेंगे। डाइल्यूट देखो ये ऑटोमेटिकली पानी के साथ मिक्सड अप है, ठीक है। गिव्स, इस एरो को कैसे पढ़ना है हमने, गिव्स। अब मान लो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ ग्रैन्यूल्स जिंक के डाल दिए, तो पहले तो आप देखो यहाँ पे जैसे ही आप डालोगे आपको कुछ गर्म नहीं करना, कुछ नहीं, यहाँ पे आपको कुछ बबल्स दिखेंगे, ठीक है। नाउ दीज बबल्स आर अ गैस, और ये गैस कुछ पानी में डिजोल्व हो जाएगी और कुछ ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और यहाँ पे हमने एक पतली सी ग्लास की ट्यूब लगाई है और जो गैस यहाँ से निकलेगी बाहर, ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ेंगे बाद में, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि कोई मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को
इवॉल्व करता है या हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, ये लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जिंक क्या करेगा, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा जब जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा, और जिंक का रिएक्शन सल्फेट आयन के साथ, जिंक सल्फेट आयन के साथ मिलके ZnSO4 बनाएगा, और ये एक्वस फॉर्म में इस लिक्विड फेज के अंदर रहेगा, मतलब Zn2+ आयन्स रहेंगे। एक्वस का मतलब इट इज इन डिसोसिएटेड फॉर्म। डिसोसिएटेड मीन्स कोई लैटिस नहीं है, अलग अलग हो चुके हैं आयन्स डिसोसिएटेड फॉर्म में। तो इस फॉर्म में ऐसे ये आयन्स रहेंगे यहाँ पे। तो अब इसमें देखो, ये गैस में हाइड्रोजन में कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है, हाइड्रोजन गैस में कोई कलर नहीं होता। तो हमें कैसे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस बनी? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन गैस इज़ वेरी इनफ्लेमेबल, ये आग बहुत आसानी से पकड़ती है। और अगर आप हाइड्रोजन गैस के पास यहाँ पर मान लो एक जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती लेकर आए, सपोज यहाँ पे हम एक माचिस की तीली लेके आए ऐसे, तो वो माचिस की तीली जैसे ही आप यहाँ पे लेके आओगे और अगर यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो आपको एक पॉप साउंड का मतलब एक्सप्लोजन की, छोटा सा एक एक्सप्लोजन होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको जलती हुई माचिस की तीली को लेकर आएंगे तो यहाँ पे आसपास ऑक्सीजन पहले से है एटमॉस्फेयर में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन से वाटर तो बन सकता है, वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बर्न्स एक्सप्लोसिवली, तो आपको एक आवाज़ आती है छोटी सी, ठीक है, यू गेट टू हियर अ साउंड, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बर्न्स एक्सप्लोसिवली। उसके बाद और ये जो माचिस की तीली अचानक से बुझ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी एक साथ निकलती है इसमें, जब हाइड्रोजन बर्न करता है तो लॉट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट, तो उसकी वजह से जो ये माचिस की तीली है ये बुझ जाती है। तो हम ये बोलते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स, जब हाइड्रोजन गैस बर्न करती है, इट एक्सटिंग्विशेस मीन्स बुझा देती है, किसको? अ बर्निंग स्प्लिंटर मीन्स जलने वाली चीज को, जैसे कोई माचिस की तीली या मोमबत्ती को। तो ये हाइड्रोजन की पहचान होती है कि हाइड्रोजन जहां भी निकल रही है वो एक जलने वाली माचिस की तीली को अचानक से बुझा देगी विद अ पॉप साउंड, ठीक है, विद अ पॉप साउंड। दैट इज बिकॉज लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्यों हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं? बिकॉज जब हम कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन की पहचान है गैस का निकलना, तो इस रिएक्शन में गैस निकल रही है। और कौन सा एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है जो रिएक्शन में गैस निकल रही है? एक बड़ी ही इजी और अच्छी एक्टिविटी है, इसमें इन्होंने तो मग दिखाया हुआ है, बाकी आप बीकर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या आप एक सिंपल घर में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेकर एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमें एक गिलास के अंदर पानी डालना होता है, लेकिन पानी जो है वो करंट का अच्छा कंडक्टर नहीं है, डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो वेरी इजीली थ्रू इट। बेसिकली प्योर वाटर इज अ वेरी गुड इंसुलेटर, इट डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट, ये आपको मैंने फिजिक्स की क्लास में बताया था। तो इसमें हमें 2 मेटल की ऐसे रॉड्स लेनी होती हैं, 2 मेटल की रॉड्स, कोई भी मेटल की ले सकते हैं जैसे, ठीक है, यूजुअली आप चाहो तो इसमें तो ग्रेफाइट की रॉड्स नहीं है, तो ये मेटल नहीं है, ग्रेफाइट इज लाइक अ ब्लैक कलर, जैसे आपकी पेंसिल का जो सिक्का होता है दैट इज बेसिकली ग्रेफाइट, ठीक है, उसमें कुछ और भी मिक्स होता है पेंसिल के सिक्के में, तो बट ग्रेफाइट, जैसे आपने कोई पुराना सेल अगर देखा है तो उस सेल के अंदर अगर आपने उसको टूटा हुआ देखा है तो अंदर एक ब्लैक कलर का ऐसे एक वो होता है, एक रॉड होती है, उसको हम ग्रेफाइट, बट यहाँ पे हम कोई प्लैटिनम या ऐसे कॉपर की या कोई ऐसे कम रिएक्टिव मेटल की रॉड भी ले सकते हैं, या फिर ग्रेफाइट की ले सकते हो। ग्रेफाइट रॉड इसमें इसलिए लिया क्योंकि वो कंडक्टर है, वो करंट को पास करा सकती है और वो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगी। तो हम इस को दूसरे तरीके से बना रहे हैं। तो बेसिकली ये आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट दिया है, मैं आपको इसको एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कि कैसे हमें पता चला कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो पानी है, पानी में आप नमक घोल दो, इसमें या तो कोई एसिड या कोई सॉल्ट, ठीक है, मिक्स कर दो, तो सॉल्ट ऐड करने से पानी में से करंट आसानी से चलने लग जाता है, ये मेन बात है। तो अब मुझे क्या करना है, 2 वायर्स लेनी है ऐसे, और वायर्स लेके इनको किसी सेल के साथ आप कनेक्ट कर दो। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पे आपको बबल्स दिखेंगे, बबल्स। आप चाहे तो इस एक्सपेरिमेंट को घर में खुद से करके देख सकते हैं, ठीक है। आपको अगर मेटल की रॉड्स नहीं मिलती हैं तो आप 2 पेंसिल लीजिए, पेंसिल को दोनों तरफ से घड़ लीजिए। नॉर्मली तो हम पेंसिल को एक ही तरफ से शार्प करते हैं ना, शार्पन करते हैं, दोनों तरफ से शार्पन कर दीजिए और 2 पेंसिल्स को ऐसे डाल दीजिए और किसी भी गिलास में आप पानी लीजिए और आप कोई पेंसिल सेल लीजिए,
ठीक है। पेंसिल सेल में क्या एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है ना, आपको मालूम है। तो मान लो ये पेंसिल सेल का पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, और एक और पेंसिल सेल ले लीजिए, उसका इसका नेगेटिव और उसका पॉजिटिव को आपस में मिक्स करके इनको आपस में टेप से इनको आप कंटिन्यूस चिपका लीजिए, और फिर ये जो वायर है, ये वायर को, ये इस सेल को यहाँ ले आई, ये पॉजिटिव होता है सेल का, ये नेगेटिव। तो इसको जब आप यहाँ ला के ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको यहाँ बबल्स दिखेंगे। तो दैट इज एन एवोल्यूशन, एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो यहाँ पे जब हम पानी में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, देन व्हाट हैपन्स, वाटर ब्रेक्स अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो आपको बबल्स दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं, ठीक है। तो जो नेगेटिव बैटरी के या सेल के नेगेटिव एंड से, नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड, इसको मेटल की रॉड को या ग्रेफाइट को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, दिस कैन बी कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोड। तो ये जो रॉड्स डाली जाती है इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पर जो नेगेटिव से कनेक्ट है, वहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है वहाँ पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, वेयर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व। बाकी इसको हम दोबारा भी देखेंगे, बट ये एक एग्जाम्पल है। जब हम कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन का होना हमें पता चलता है कि गैस के बनने से, तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी दी है कि हाइड्रोजन, और इन्होंने तो कुछ और भी किया है। इन्होंने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स ऐसे लगाई हुई हैं, और टेस्ट ट्यूब्स लगाने से क्या है, ये ऑक्सीजन को यहाँ इकट्ठा करते जा रहे हैं और हाइड्रोजन को यहाँ पे इकट्ठा करते जा रहे हैं, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे इन्होंने एक बैटरी लगाई हुई है। तो ये स्टॉपर्स वगैरह हैं, ये तो जस्ट ताकि पानी यहाँ से रिसे नहीं, इस वजह से। और इसके बारे में हम और भी करेंगे, स्विच तो करंट को रोकने या चलाने के लिए। तो जब पानी में से करंट को बहाया जाता है तो यहाँ पे जो बुलबुले दिखते हैं, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ये तो लिक्विड है, इसके साथ एल, यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, जी और जी, तो मतलब गैसेस बनती हैं। तो मैनी टाइम्स व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, आई वांट टू टेल यू दैट इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन बहुत बार जब होता है तो हमें पता चलता है कि गैस निकलती है, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस टेक्स प्लेस, ठीक है। अब कई बार केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो एक्टिविटी आपकी बुक में है, इसमें बताया है कि केमिकल रिएक्शन में हमें एनर्जी चेंजेस कैसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, लेकिन आजकल तो बहुत अच्छे पेंट्स आ गए, बड़े महंगे महंगे पेंट्स आ गए, दीवार पे आप पेंट कर देते हैं, कई स्टेप्स होते हैं, पहले वॉल पुट्टी करते हैं और बिल्कुल अच्छी संगमरमर की जैसी दीवार हमारी दिखने लग जाती है, पेंटर इतना अच्छा पेंट करते हैं। बट आज से कुछ साल पहले ही एक पेंट करते थे और उस पेंट को हम वाइट वॉशिंग बोलते थे, ठीक है। बोलते तो थे दीवार को पेंट भी करना है, पर वो वाइट वॉशिंग होती है। तो वाइट वॉशिंग, अभी भी पेंटिंग को वाइट वॉशिंग बोल देते हैं, पर एक्चुअली वाइट वॉशिंग में क्या होता था, एक चीज़ है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चूना, ठीक है। अगर कोई लोग, आपने देखा होगा, पान खाते हैं या तंबाकू खाते हैं तो वो भी इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जिसको हम चूना बोल रहे हैं, दैट इज़ अ केमिकल कंपाउंड जिसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये वाइट कलर का एक सब्सटेंस है या सॉलिड है, तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एक कॉमन नेम है क्विकलाइन। तो एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, अगर आप थोड़ा सा चूना लेकर, जैसे 1 टीस्पूनफुल, और उसको आप एक पानी के गिलास या एक बीकर में डाल दें, ये कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम क्विकलाइन भी बोलते हैं। तो अगर हम इसको पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद आपको क्या देखने को मिलता है, अगर आप इसको टच करते हैं बीकर को, ठीक है, तो थोड़ा सा ही चूना डालना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं। तो देन द बीकर बिकम्स वार्म, जो बीकर है वो वार्म हो जाएगा। यहाँ इस बीकर के ऊपर जो यहाँ वाले भाग में हवा है, वो हवा भी गर्म हो जाएगी। तो एक्चुअली जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है और उसमें एनर्जी इज गिवन आउट, एनर्जी इज गिवन आउट, ठीक है। तो हम बाद में सीखेंगे कि एनर्जी गिवन आउट कैसे होती है केमिकल रिएक्शन में। बट जब हम कह रहे हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, जब हम कह रहे हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ और वहाँ पे एनर्जी चेंजेस होते हैं, तो दिस इज़ एन एग्जांपल कि कैसे किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस होते हैं। तो जब हम चूने को पानी में डालते हैं और कुछ नहीं करना है, बस आपको, बस इसमें बहुत सारी आसपास, ये भी ठंडा था, ये भी ठंडा था, ये दोनों गर्म नहीं थे, लेकिन जब आपने इसको इसमें डाला तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से ये दोनों के बीच में इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है।
इसको हम कॉम्बिनेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई और चीज़ नहीं बनती, यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं बनती। इसमें ये जो बुलबुले दिखाए हैं थोड़े से मिसलीडिंग हो सकते हैं, मे बी ये इसलिए दिखाए हैं इन्होंने कि ये हवा ही है, इसमें हवा ट्रैप्ड हो सकती है मे बी, लेकिन अदरवाइज इस रिएक्शन में कोई गैस नहीं निकलती, सिर्फ इनका कॉम्बिनेशन होता है और ये चीज़ बनती है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ रीजनेबली काफ़ी अच्छे से पानी में सॉल्युबल होती है, तो ये भी इस फॉर्म में पानी में बनती है, लिक्विड फेज में ये इस फॉर्म में पानी में बनती है। ये कोई ऐसे सॉलिड नहीं बनता, अदरवाइज अगर ये सॉलिड बनता तो आपको ये वाइट कलर का सॉलिड दिखता, ठीक है, लेकिन अब ये सॉलिड नहीं है, ये पानी में जब बना तो ये इस फॉर्म में डिसोसिएटेड फॉर्म में बनता है, यानी कि डिजॉल्व होता है, तो इसको साथ एक्वस लिखेंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है, इसमें बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी कम्स आउट, इसको हम बोलते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ऐसी बर्निंग ऑफ। एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया एनर्जी चेंजेस के बारे में। अब ये एक्टिविटी फर्स्ट पेज पे दी हुई है, ये 8th क्लास से आप पढ़ रहे हो कि मैग्नीशियम की एक पतला सा रिबन लेके और उसको टोंग्स, ये टोंग्स एक चिमटे की तरह से हैं इस तरीके से, तो इनको टोंग्स में हम पकड़ते हैं ग्लव्स वगैरह पहन के, और इस एक्सपेरिमेंट को करते समय हमें आँखों के ऊपर भी गॉगल्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जब ये मैग्नीशियम की स्ट्रिप को आप फ्लेम पे रख कर आप गर्म करेंगे तो जो मैग्नीशियम, पहले तो देखो मैग्नीशियम रिबन क्या है, वो आसानी से आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी मैंने क्यों डाली है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ तो हमें कैसे पता चला केमिकल रिएक्शन हुआ, तो वी विल सी दैट मैनी टाइम्स व्हेन केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस एनर्जी इज गिवन आउट। तो इस रिएक्शन में भी आसपास ये बहुत गर्म हो जाएगी हवा और लाइट भी निकलेगी, डैजलिंग वाइट लाइट निकलेगी जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हो सकती हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल, you will see that when this matchstick is used to burn a magnesium ribbon, dazzling white light comes out. This dazzling white light has ultraviolet light, ultraviolet radiation, ultraviolet light निकलती है इस रोशनी में, तो this is also an example of energy change, ठीक है। पहले तो मैग्नीशियम रिबन ठंडा था, पर यहाँ पे लाइट इज गिवन आउट। तो अब इसमें देखो आगे, तो ये एक और एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल आपकी एनसीईआरटी की बुक में। ऑल ऑफ यू माइट हैव सीन कोल इन दी, कहीं पे तंदूर में या कहीं पे जहाँ पे हम पार्टीज़ में हम देखते हैं, तो कोयले को यूज़ करके जब हम उसको बर्न करते हैं कोयले को, तो ये रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कोल का, ठीक है। तो इसमें आप ये प्रोसेस है, ठीक है। कोल में जो मेन चीज़ है, वैसे तो इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं बहुत सारी कोल में, ठीक है, जो कि नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मीन्स जो आसानी से जलेंगी नहीं, वोलेटाइल मीन्स विच बर्न्स ईजिली एंड डज नॉट लीव अ रेजिड्यू, मतलब जिसका कुछ राख नहीं बचेगी। नॉन वोलेटाइल पार्ट राख की फॉर्म में नीचे बच जाता है, इट इज़ अनबर्न्ड, ठीक है। तो कोल इज़ नॉट प्योरली कार्बन, बट कोल में जो जलने वाली चीज़ है वो कार्बन होती है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे, ठीक है। और इस रिएक्शन में भी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर ऑक्सीजन बहुत सारी सप्लाई में है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अगर केवल ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में, अगर ये लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की हो जाए तो इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। बट इसमें भी गर्मी बाहर निकलती है, यू विल नॉट लाइक टू पुट योर फिंगर इन दिस, और इसमें भी गर्मी बाहर निकलती है। ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस इज नॉट CH4, नेचुरल गैस इज नॉट CH4, बट मैंने आपको बताया CH4 इज मीथेन, एंड मीथेन का कॉमन नेम है मार्श गैस। एक्सक्यूज मी। तो मीथेन की इंपॉर्टेंस क्या है? मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। जो हमारे घर में LPG में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें बहुत सारे कार्बन एटम्स होते हैं। मीथेन में सिर्फ एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, लेकिन ये भी हाइड्रोकार्बन्स की तरह से एनर्जी रिच है। इट इज़ अ वेरी गुड फ्यूल यू कैन से। तो जब ये रिएक्शन होता है मीथेन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, ये भी गैसेस फॉर्म में, ये भी गैसेस फॉर्म में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर इज ऑल्सो गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ गैस ओनली बिकॉज इट इज़ वेरी वार्म, तो ये गैस ही बनती है। बैलेंस आप इसको कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं एनर्जी चेंजेस के। जब आप अपने बर्नर, अच्छा आप देखो, अगर आप घर में अपनी गैस के बर्नर को ऑन करते हो और गैस आग नहीं पकड़ती और अपना हाथ रखोगे बर्नर पे, तो आप वहाँ पे तो कोई हीट नहीं निकल रही है, नो एनर्जी इज गिवन आउट।
लेकिन जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जब वो गैस बर्न कर रही है, बर्निंग ऑफ एनीथिंग मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब गैस बर्न करती है देन एनर्जी इज गिवन आउट। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे कि एनर्जी इज गिवन आउट। तो जरूरी नहीं है कि सभी रिएक्शन में एनर्जी गिवन आउट हो। देखो, जो एनर्जी केमिकल रिएक्शन में निकलती है वो आसपास के मीडियम में फैल जाती है। अगर आसपास का मीडियम लिक्विड है, जैसे कि स्लेकेट, देखो जब इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था, यहाँ पर जो गर्मी निकली थी वो कहाँ गई थी, वो पानी के अंदर थी, पानी गर्म हो गया, हवा भी गर्म हो सकती है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। मैं आपको बता देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम स्लेकेट लाइम है, तो ये भी आप याद रखो। ठीक है, इसको क्विक लाइम, उसको स्लेकेट लाइम। और कैल्शियम ऑक्साइड नेचुरली फाउंड कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, इसको इससे बनाया जाता है। ये नेचुरली फाउंड मिनरल है, आप ये बोल सकते हो, और इस मिनरल से ये क्विक लाइम को निकालते हैं, और इस मिनरल को लाइमस्टोन बोलते हैं। तो आपको ताकि ये नाम याद हो जाए इसलिए मैं सारे आज इसमें बता रहा हूँ। तो बेसिकली वी हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। तो मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज से केवल ऐसा हो कि आसपास की इन्वायरमेंट या आसपास का मीडियम गर्म ही हो जाए। कई बार आसपास का मीडियम ठंडा भी हो सकता है। तो एक जो हमारी पहले वाली एनसीईआरटी बुक थी उसमें ये एक्टिविटी दी हुई थी। आई डोंट थिंक सो इट इज़ गिवन इन द न्यू एनसीईआरटी बुक। आई हैपन टू स्कैन दैट बुक टुडे। तो इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ था कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ये इन्होंने कहा था एनसीईआरटी की बुक में कि 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए और 1 ग्राम, ये भी सॉलिड वाइट कलर का सॉलिड होता है, और अमोनियम क्लोराइड जिसकी विक्स के जैसी स्मेल होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक अमोनियकल स्मेल। ये हमने लास्ट ईयर भी केमिस्ट्री में आपने सब्लिमेशन की थी इसकी। ठीक है, तो इसके अंदर एक अलग ही तरीके की स्मेल होती है ये भी वाइट कलर का। ठीक है, वाइट कलर का सॉलिड। तो इन दोनों को अगर एक बीकर में हम मिक्स कर दें चम्मच से, दोनों सॉलिड हैं, सॉलिड को आपस में मिक्स करना है, तो व्हाट विल यू फाइंड, क्या होगा? तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि आसपास की इन्वायरमेंट से ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आसपास की हवा और आसपास का जो मीडियम है वो ठंडा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे। ये भी नहीं थोड़े बहुत ठंडे, मतलब अगर रूम टेम्परेचर 25 के करीब है तो जब आप इनको मिक्स करते हो तो आसपास की इन्वायरमेंट में टेम्परेचर -20 तक जा सकता है, -20 डिग्रीज पे पहुंच जाएगा। तो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये वीडियो में आप देखो। आई होप यू कैन सी द वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हमने इन दोनों को मिक्स किया। अच्छा चलिए देखिए, पहले यहाँ पे पानी डाल रहे हैं एक वुडन ब्लॉक के ऊपर, और ये अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड को इन्होंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने से ये पानी जम गया, समझ रहे हो? इस रिएक्शन में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को जब इन्होंने मिक्स किया स्टिरर से, स्टिरर मतलब ये ग्लास की रॉड को हम स्टिरर बोलते हैं। ये पानी डाला पहले थोड़ा सा वुडन ब्लॉक पे, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों वाइट सॉलिड्स को, और आपस में मिक्स कर दिया और इस पानी के ऊपर रख दिया। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -20 तक पहुँच जाएगा। ये चिपक जाएगा, वो ब्लॉक चिपक गया, वुडन ब्लॉक चिपक गया, क्योंकि पानी जो है वो फ्रीज हो गया बिकॉज ऑफ हीट बीइंग एब्जॉर्ब फ्रॉम दी सराउंडिंग, बिकॉज ऑफ हीट बीइंग एब्जॉर्ब। तो जब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होती है किसी केमिकल रिएक्शन में, जब सराउंडिंग से अंदर चली जाती है हीट, किसके? सराउंडिंग से केमिकल्स के अंदर हीट चली गई है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस उसको बोलते हैं। एक्सो का मतलब हीट बाहर निकल गई सराउंडिंग्स में, और जब सराउंडिंग से किसी केमिकल्स के अंदर चली गई तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो वाई आई एम गिविंग यू दीज एग्जाम्पल्स, बिकॉज जब आपको हमने देखा कि क्या पहचान है केमिकल रिएक्शन होने की। जब हम केमिकल रिएक्शन का चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें यही समझना होता है, व्हाट आर दी आइडेंटिफायर्स, व्हाट आर दी इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट पार्ट पे हम जा रहे हैं वो है, कई बार केमिकल रिएक्शन में हमें कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं। कई बार केमिकल रिएक्शन में हमें कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो कैसे कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो पहले तो आप ये देखो, ये जो मैंने ब्लू कलर का सॉलिड दिखाया, आई थिंक आप सबको मालूम है। ये जो, अगर आपको कोई और कलर दिख रहा है तो ये ब्लू कलर का सॉलिड है, दैट माइट बी डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोजेक्टर। ये कंपाउंड है कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड .5H2O। तो ये वाइट कलर, ये ज़्यादा ब्लू कलर का सॉलिड है। अगर मैं इसको एक टेस्ट ट्यूब में डालकर अगर गर्म करता हूँ हाई टेम्परेचर तक, तो इट इज़ फाउंड दैट
इसमें से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो बाहर निकल जाता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है। तो अगर आप प्रॉपरली हीटिंग ना करें तो ये बॉइलिंग ट्यूब में इसको हीट किया जाता है। फिर बाद में हम इस एक्सपेरिमेंट पे आएंगे। तो इसका जो ब्लू कलर था उसकी जगह ये वाइट कलर का सॉलिड बचता है, वाइट कलर। तो दिस इज कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस। तो ये केमिकल रिएक्शन है, इस हीटिंग कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे ट्राइंगल लगाते हैं, या तो आप हीटिंग लिखें, बॉइलिंग ट्यूब यहाँ नीचे नहीं लिखना है, ये हीटिंग इसमें एरो के ऊपर लगा है, ठीक है। तो हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स हीटिंग। तो ये वाइट कलर का सॉलिड बन जाता है, ये ब्लू कलर का था। दिस वॉज ब्लू इन कलर, दिस वॉज ब्लू लाइक दिस। अगर इस ब्लू कलर को हम पानी में डालें तो ये पानी में सॉल्युबल है और ब्लू कलर का ही सॉल्यूशन बनेगा। तो ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें हम कॉपर सल्फेट को लिखेंगे, ये डिजॉल्व स्टेट में है। तो ये प्रोसेस है, इसकी हीटिंग से ये वाइट कलर का सॉलिड है। तो आई एम टेलिंग यू कि हाउ अ केमिकल रिएक्शन कलर चेंजेस आर सीन। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कई बार केमिकल रिएक्शन में गैस निकलती है, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। कई बार केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस होते हैं, आसपास की एनवायरनमेंट गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है। अब हम देखेंगे कि कई बार केमिकल रिएक्शन में किस तरह से रंग बदलते हुए दिखते हैं, हाउ कलर चेंजेस आर सीन। नाउ दिस इज एन एक्टिविटी जो आप 8th क्लास से देख रहे हैं। यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट एक टेस्ट ट्यूब में लिया और इसमें आयरन नेल को हैंग कर दिया। इसमें तो 2 हैंग किए, आप एक भी आयरन नेल को हैंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इस आयरन नेल को यहाँ पे अंदर डालते हैं तो पहले ये आयरन नेल थी सिल्वरी ग्रे कलर की, नहीं चमकती हुई, लस्ट्रस। लेकिन जब हम इसको कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो ये रेडिश ब्राउन डिपॉजिट इसके ऊपर बन जाता है। ऐसा नहीं कि अब रस्टिंग होगी है, इसके ऊपर कुछ पाउडरी सब्सटेंस आके जम जाता है, ठीक है, विच लुक्स लाइक अ लिटिल बिट लाइक रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो जो अगर आप इसको टैप करेंगे तो वो उड़ता है, ठीक है, इट फ्लाइज ऑफ, ठीक है। तो जो इसके ऊपर पाउडरी सब्सटेंस जम जाता है दैट इज जस्ट कॉपर, ठीक है। तो जब हम इसको कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पे क्या कलर चेंजेस दिखेंगे आपको। ये 8th क्लास में हमने की थी एक्टिविटी, वी आर डूइंग इट टुडे एज एन एग्जांपल ऑफ कलर चेंज। तो जब आप इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को कुछ देर तक, जैसे 15, 20, 25 मिनट तक डाल के रखते हैं, तो यू विल फाइंड दैट स्लोली द ब्लू कलर ऑफ कॉपर, जो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, क्या था, जो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो धीरे धीरे कम होके और ग्रीनिश कलर में, ये जो यहाँ पे लिक्विड है ये ग्रीनिश कलर में तब्दील हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्रीनिश कलर। तो व्हाई इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रीनिश कलर, ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और रिएक्शन मिक्सचर, मतलब यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद कलर शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे, आप अपनी बुक में देख लीजिए, ये ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ पर। और आप देखिए जो ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन बनेगा वो क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, कॉपर सल्फेट एक्वस, जो कि हमने वाइट टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया था, इट रिएक्ट्स विद सॉलिड आयरन एंड इट गिव्स FeSO4, इट गिव्स FeSO4 इन एक्वस फॉर्म जो कि डिसॉल्व्ड है, प्लस कॉपर जो कि सॉलिड स्टेट में, जो इस आयरन नेल के ऊपर ये रेडिश ब्राउन डिपॉजिट हुआ वो सॉलिड कॉपर है, ठीक है। और जो ये रेड, जो मैंने आपको कहा कि ब्लू कलर जो है वो ग्रीनिश लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लाइट ग्रीन कलर इसका कलर होता है, इसका कलर आयरन 2+ का। इसमें कौन सा आयन है, आयरन 2+, आप देख ही रहे हो ना, क्योंकि सल्फेट आयन है तो ये आयरन 2+, तो ये इसको हम बोलते हैं आयरन 2 सल्फेट। FeSO4 को क्या बोलते हैं, आयरन 2 सल्फेट। एक और नाम जो पुराने वाला इसका है वो है फेरस सल्फेट। तो इस प्रोसेस में, इस केमिकल रिएक्शन में फेरस सल्फेट बना जो कि डिसॉल्व फॉर्म में बना। थोड़ी देर तक अगर आप इसको यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये जो ग्रीनिश कलर है ये भी गायब हो जाएगा। दैट इज बिकॉज जो इसमें Fe2+ के आयन्स हैं, ठीक है, वो अपने आप से कन्वर्ट होकर, अपने आप से मतलब कुछ एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, तो Fe3+ आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस वजह से ये ग्रीनिश कलर भी जो है वो खत्म हो जाता है। तो लेकिन कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो था ब्लू कलर था, वो कॉपर आयंस की वजह से। लेकिन जब उसमें ये Fe2+ आयंस आएंगे तो इनका कलर क्या होता है, इनका कलर होता है लाइट ग्रीन। और आपको शायद फिगर में दिख ना रहा हो, लेकिन ये जो लाइट ग्रीन कलर का सॉल्ट है ये FeSO4.7H2O है, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन 2 सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट,
ठीक है, ये कंपाउंड है। तो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, तो ये ग्रीन कलर का होता है कंपाउंड। एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है कलर चेंज का। इसमें इन्होंने एक चाइना डिश इज अ स्मॉल डिश, ठीक है, जो कि चाइना एक टाइप ऑफ क्रॉकरी का मटेरियल होता है उसकी होती है। इसमें इन्होंने सिल्वर क्लोराइड, ये कंपाउंड जो कि एक वाइट कलर का सॉलिड होता है, अगर इसको हम सनलाइट में रखें, सनलाइट इसके ऊपर आके गिर रही है, तो देन इट बिकम्स ग्रे इन कलर, ये ग्रे इन कलर बन जाता है, ठीक है। तो अब ये क्यों होती है ग्रेइंग, ये तो हम पढ़ेंगे। बिकॉज इसमें सिल्वर जो है इट गेट्स डिकम्पोज मीन्स ये टूट जाता है, इसमें से क्लोरीन गैस एक्सपेल हो जाती है और सॉलिड कलर का सिल्वरी ग्रे मेटल यानी कि ये सिल्वर बनता है। तो ये लाइट की वजह से ये रिएक्शन होगा, अगर आप इसको अंधेरे में रखेंगे तो कलर चेंज नहीं दिखेगा। तो मेनी टाइम्स केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय कलर चेंजेस, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो फर्दर एग्जाम्पल ऑफ कलर चेंजेस। जैसे कि आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, आयरन 2 सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को अगर हम हीट करें बॉइलिंग ट्यूब में, दिख रहा है आपको, ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें अच्छे से इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, ये तो ग्रीन कलर का सॉलिड होता है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम गर्म करते हैं तो इससे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो तो एक्सपेल हो ही जाएगा, यहाँ से वाटर तो निकल ही जाएगा, लेकिन जो FeSO4 है, ठीक है, अगर हम इसको जेंटली हीट करेंगे, अगर हम इसको सिर्फ जेंटली हीट करें, कम टेम्परेचर तक हीट करें, तो मे बी FeSO4 से सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलेगा और ये FeSO4 ही रहे। लेकिन अगर आप इसको बॉइलिंग ट्यूब में हाई इनफ टेम्परेचर तक हीट करते हो तो ये टूट जाता है, डिकम्पोज होता है, और इसमें से ये दो गैसेस जिनकी बहुत तेज और पंजेंट मीन्स नाक में चढ़ने वाली, नाक में बाइट करने वाली पंजेंट स्मेलिंग गैसेस, जो कि सल्फर के ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये एग्जांपल हम कलर चेंज के एग्जांपल की फॉर्म में दे रहे हैं। इसका कलर था ग्रीन और इसका कलर है रेडिश ब्राउन, क्योंकि इसमें है ना इसके अंदर जो ये Fe3+ आयन है, तो सॉलिड स्टेट में उसकी वजह से ये रेडिश ब्राउन कलर का मिलेगा आपको, जैसे रस्ट का कलर होता है उसी टाइप से। ऐसे ही आपकी बुक में एक्टिविटी दी हुई है लेड नाइट्रेट, ये कंपाउंड है बेटा लेड नाइट्रेट। तो इसको जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं एक बॉइलिंग ट्यूब में, तो देन अगेन सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इसमें एक गैस निकलती है ऑक्सीजन के साथ। तो जो ऑक्सीजन गैस इसमें निकलती है वो तो कलरलेस, ऑक्सीजन गैस इज कलरलेस एंड इट हैज नो स्मेल, ओडोरलेस। ये इनमें कलर तो नहीं होता, इनके फ्यूम्स होते हैं लेकिन इनके अंदर कलर तो नहीं होता, लेकिन इनकी पंजेंट स्मेल होती है, नाक में एकदम से चढ़ती है, बाइट करती है। जो इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, तो इसमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है वो ब्राउन कलर के गैस होती है, ब्राउन कलर के वेपर्स होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस एग्जाम्पल ऑफ कलर चेंजेस विच कैन बी सीन इन दिस केस। और इसमें ये जो लेड ऑक्साइड निकल रहा है, लेड 2 ऑक्साइड, इसको हम बोलेंगे लेड 2 ऑक्साइड। 2 इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि लेड जो है उसके अलग अलग तरीके के आयन्स होते हैं, 2 भी होता है और 4 भी होता है, लेड 2 एंड लेड 4। तो ये लेड 2 ऑक्साइड है, ये येलो कलर का है। तो आपने वाइट कलर का सॉलिड हीट किया और येलो कलर का सॉलिड बना और ब्राउन कलर के वेपर्स निकले, तो कितने कलर चेंजेस इसमें हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि केमिकल रिएक्शन में कलर चेंजेस क्या दिखते हैं, ये वही एक्टिविटी है जो आपने 9th में की थी, है ना, सोडियम सल्फेट एक्वस जो कि पानी में सॉल्युबल है, इसका रिएक्शन अगर हम बेरियम क्लोराइड जो कि पानी में सॉल्युबल है, तो इसमें ये दोनों क्लियर सॉल्यूशंस हैं। अगर आप इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, यू फाइंड दैट अ वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। तो जब हम कह रहे हैं कि ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है, जो हमने सबसे पहले क्या कहा था, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, देखिए यहाँ पे हमने लिखा था कि केमिकल रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन समटाइम्स। सो व्हाट ऑल वी हैव स्टडीड, हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन में एवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, केमिकल रिएक्शन में कलर चेंजेस होते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, एनर्जी चेंजेस को हमने पढ़ लिया, चेंज ऑफ स्टेट का एक एग्जाम्पल तो मैंने अभी दिया, एक और मैं आपको चेंज ऑफ स्टेट का अभी एग्जाम्पल देने वाला हूँ। तो मतलब अब आज आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपकी बुक में कितनी सारे केमिकल रिएक्शंस दिए हैं और पहले ही पेज पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि केमिकल रिएक्शन हुआ, ये हमें कैसे पता चलता है, इन सब चेंजेस को ऑब्जर्व करके, ठीक है, इन सब चेंजेस को ऑब्जर्व करके। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो मैंने ऐसे डाउनवर्ड एरो लगाया, इसकी जगह सॉलिड आपकी बुक में यूज़ किया है। और NaCl जो इस प्रोसेस में बनता है,
ठीक है, वो एक्वस होता है, वो पानी में डिजॉल्व होता है। देखो क्या हो रहा है इसमें, सल्फेट यहाँ Na के साथ था, अब सल्फेट यहाँ बेरियम के साथ चला गया। जो क्लोराइड बेरियम के साथ यहाँ था वो NaCl Na के साथ चला गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें हम देखते हैं, जब ये पानी में सॉल्युबल हो जाएगा तो देखो आप थोड़ा डिटेल में सोचो, इसके सॉल्युबल होने से पानी में कौन से आयंस आएंगे, सोडियम आयंस आएंगे, सल्फेट आयंस आएंगे। तो जब यहाँ पे हम एक्वस लिख रहे हैं इन आयंस के साथ, तो एक्वस का मतलब है कि ये आयंस दे आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल साइड्स। और ऐसे ही आपके पास जो इस साइड के ऊपर बेरियम के आयंस आएंगे, तो बेरियम के जो आयंस आएंगे Ba2+, वो भी पानी में सॉल्युबल है, तो दे आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल साइड्स, और ये भी एक्वस आएंगे। एंड जब ये रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन में देखो, क्योंकि बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन गया, तो अब ये एक्वस नहीं लिख सकते हम, क्योंकि ये तो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट है। लेकिन हाँ, सोडियम आइंस पहले भी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स थे ऑन ऑल साइड्स, और वो अभी भी वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है ऑन ऑल साइड्स। तो आपके पास ऐसे क्लोराइड आइंस भी पहले वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड थे और वो पानी में तैर रहे थे, वो रिएक्शन के बाद भी इसमें पानी में तैरते रहेंगे। तो इनके साथ ये बिल्कुल पहले की तरह से पहले और बाद में एक्वस ही मीडियम में रहेंगे, और बेरियम सल्फेट का जो है वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसके अंदर ये जो चीज़ है बेसिकली, इसमें Na+ आयंस और सल्फेट आयंस हैं, और ये जो है इसमें बेरियम आयंस और क्लोराइड आयंस हैं। अब ये भी एक्वस है पानी से सराउंडेड, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये रिएक्शन से पहले। लेकिन जब रिएक्शन चला तो बेरियम एक्वस नहीं रहा, बेरियम और सल्फेट सॉलिड बन गए आपस में चिपक कर, और जो सॉलिड बना, सॉलिड इज थ्रोन आउट ऑफ द लिक्विड फेज, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, और यहाँ पे जो Na+ पहले एक्वस था, Na तो बाद में भी एक्वस ही है, ठीक है, वो अभी भी पानी में तैर रहा है सराउंडेड बाय वाटर। Cl पहले भी एक्वस था, तो Cl अब भी एक्वस ही है इसमें, तो Cl अभी भी एक्वस ही रहेगा। तो ये प्रोसेस है, तो इसको हमने लिखने का आपको तरीका बताया, तो थोड़ा मैंने साफ नहीं लिखा है, आई होप आप इसको लिख लेंगे, क्योंकि आपने ध्यान से अगर सुना है तो आप समझ लेंगे। Na+ पहले भी एक्वस था, सल्फेट पहले तो एक्वस था, बाद में नहीं रहेगा, बेरियम इसमें पहले एक्वस था, और क्लोराइड इसमें पहले एक्वस था, और बाद में Na तो फिर भी एक्वस ही रहा, क्लोराइड भी एक्वस ही रहा, ठीक है, लेकिन बेरियम और सल्फेट आयंस आपस में चिपक के सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब आगे देखिए आप, ठीक है, आगे क्या है, इसमें ये एक्टिविटी दिखाई हुई है हमें। इस एक्टिविटी में आपको क्या दिखाया है, ठीक है, अब देखना आप जरा ध्यान से, ये क्लियर सॉल्यूशन है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कांच की तरह से या साफ पानी की तरह से, ये भी क्लियर। इन दोनों के सॉल्यूशंस बिल्कुल क्लियर होते हैं। टेस्ट ट्यूब में अगर आप देखेंगे तो ये सॉल्यूशन ऐसे दिखेंगे, तो इस तरीके से देखो, बिल्कुल साफ पानी की तरह से, ये Na2SO4 है, ऐसा ही बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन दिखेगा। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये जो वाइटनेस इसमें आ गई है, वाइटनेस क्यों दिखने लगी, हमने दो क्लियर चीज़ों को आपस में मिक्स किया, दो क्लियर चीज़ों को आपस में मिक्स किया, तो वाइटनेस दिखने लगी हमें। वाइटनेस इसलिए दिखी क्योंकि यहाँ पे वाइटनेस जो है उसमें बहुत छोटे छोटे वाइट कलर के सॉलिड पार्टिकल्स जो बनते हैं वो बेरियम सल्फेट के पार्टिकल्स होते हैं, जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो एक और फाइनल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ पहले भी पढ़ा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम एक बीकर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, बीकर रादर, हम एक फ्लास्क में, एक बड़ा सा फ्लास्क लें और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिक्स करके और इसको सील कर दें, सील मतलब बंद कर दें, कोई स्टॉपर लगा दें ऊपर इस फ्लास्क में, तो नो वाटर विल बी फॉर्म्ड, नो वाटर विल बी फॉर्म्ड। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई एक अरेंजमेंट करें कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने के लिए यहाँ से कोई आगे वोल्टेज का आप इसको अप्लाई करें, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब हम इसमें से पास करते हैं, जब इन दोनों में से हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन गैस है वो और हाइड्रोजन गैस है, इनके बीच में रिएक्शन की वजह से लिक्विड जो है यहाँ पे आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखने लग जाएंगी, तो रिएक्शन होगा। जब तक ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास नहीं होगा तब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन नहीं होगा। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हमें चेंज ऑफ स्टेट यहाँ पे दिख रही है। सो मेनी आर टाइम्स व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस दे आर अकम्पनीड बाय चेंज ऑफ स्टेट। तो आज आप ये सब एग्जांपल्स याद करिए, इनमें से एक बहुत अच्छी क्विज बन सकती है, दैट व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल चेंज। द इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल चेंज आर ऑल दीज,
आइदर अ गैस इज इवॉल्व, इसके सारे एग्जांपल्स याद रखिए। कलर चेंजेस में टेक प्लेस, ये एग्जांपल याद रखिए आपकी बुक में जो दिए हुए हैं। और भी एग्जांपल्स हैं कलर चेंज के, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, ठीक है। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के एग्जांपल्स देखिए। तो पुरानी एनसीईआरटी में कई सारे एग्जांपल्स और भी दिए हुए थे, जैसे कि हम लेड नाइट्रेट, अगर हम लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं तो ये दोनों ही सॉल्युबल हैं, दोनों ही वाटर में सॉल्युबल हैं, क्लियर सॉल्यूशंस बनाते हैं। लेकिन जब इनके बीच में हम रिएक्शंस कराते हैं तो आप देखो क्या कलर चेंजेस दिखते हैं। तो यहाँ पर लेड आयोडाइड बनता है जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। के लिए मैं ये कंप्लीट रिएक्शन नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि हम लेड नाइट्रेट जो कि पानी में सॉल्युबल है तो हमने एक्वस लिखा, और लेड आयोडाइड वो भी पानी में सॉल्युबल है उसके साथ भी एक्वस लिखा। तो जब ये रिएक्शन होता है तो आपके पास लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता है जो कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें जो लेड नाइट्रेट बनेगा और आधा पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो ये आपका कंप्लीट इसमें रिएक्शन है